हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी औद्योगिकरण का युग। ठीक है, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, क्योंकि हमारा मोटिव है चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके देखे हुए होने चाहिए। अब मैं ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही दिया ना, तभी आप इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करना, नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जाकर देख कर आना। क्वेश्चन सुनो जी। तो पहला क्वेश्चन, तो आप मेरे को ये बताओ कि स्पिनिंग जेनी क्या है। सिंपल क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। ये एक लेडी का नाम है, ये मतलब ब्रिटेन की महारानी का नाम है, एक मशीन का नाम है, या एक फैक्ट्री का नाम है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताओ कि जेम्स वॉट ने क्या किया था। ठीक है, किस चीज़ को पेटेंट करवाया था, और ये किस चीज़ के आविष्कारक है, या आप कह सकते हो इनोवेटर है। इन्होंने किस चीज़ को इम्प्रोवाइज किया था। तीसरा क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताओ, ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन होगा कि हमारे जो इंग्लैंड के अंदर जो हमारे सारे के सारे वो थे ना, सौदागर थे, वो शहरों से निकलकर किस एरिया में जाने लगे थे और क्यों। ठीक है, चलो जी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पार्ट नंबर 3, और इसका पहले टॉपिक है औद्योगिकरण, औपनिवेशों में औद्योगिकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ औपनिवेशों का मतलब क्या होता है। औपनिवेशों का मतलब होता है कि जिन जिन एरिया को गुलाम बनाया जाता है, यानी भारत आपको पता है ब्रिटिश का गुलाम था, यस और नो। तो बेसिकली औद्योगिकरण भारत में कैसे हुआ, क्या हुआ, तेजी से बढ़ा घटा, या यहाँ के लोगों पे, यहाँ के जो काम करने वाले हैं वर्कर पे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैंने स्टार्ट कर देते हैं, बट पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, ब्रिटिशर के आने से पहले है ना, हमारा जो भारत हुआ करता था, इंडिया हुआ करता था ना, वहाँ पर जो कपास हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था, एक नंबर क्वालिटी का होता था, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता था, माहीन किस्म का होता था। और बहुत सारे अलग अलग देश के लोग, जैसे फ्रेंच हो गए, आर्मीनियन हो गए, डच हो गए, है ना, और हमारे फारसी लोग हो गए, ये अपनी अपनी कंट्री से आते थे भारत में, पंजाब वगैरह अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया में आते थे, कपास ले लेते थे और अपनी कंट्री में चले जाते थे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, एक जो हमारा ब्रिटेन था ना, या मैं कहूँ इंग्लैंड, वो भी बेसिकली भारत से क्या खरीदता था, कपास वगैरह परचेज करता था। ठीक है, ये मैं कब की बात बता रहा हूँ, जब ब्रिटिशर नहीं आए थे। और होता क्या था कि हमारे जो व्यापारी थे, हमारे भारत के व्यापारी थे, भारत के सौदा करते, तो वो कपास का उद्योग कहाँ से, गुजरात के सूरत से, मसौलीपट्टनम से, और हुगली रिवर, हुगली एक नदी है बेसिकली, हुगली का तट भी हमारा वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से ज़्यादातर व्यापार करते थे। ठीक है जी, जो हमारी गल्फ की कंट्री है, वहाँ से सूरत से होता था, मसौलीपट्टनम से होता था, कोरोमंडल कोस्ट में, और यहाँ पर हुगली रिवर से होता था। ठीक है, हुगली मतलब हुगली जो पोर्ट है वहाँ से हुआ करता था। ठीक है, अब है ना, उसके बाद आ गए ब्रिटिश। ठीक है, अब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को गुलाम बना लिया। तो उसके बाद है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने बोला इंडिया का कपास जो है एक नंबर क्वालिटी है, और इससे बढ़िया क्वालिटी का जो कपास है, इससे बढ़िया क्वालिटी की रुई हमें कहीं नहीं मिलेगी। बट दिक्कत ये थी कि इंडिया के जो मतलब जो आप कह सकते हो सौदागर थे, व्यापारी थे, ये उन्हीं लोगों को कपास बेचते थे, तो उनको ज़्यादा पैसे देता था। और जो ब्रिटिशर है वो तो है महाकंजूस बेवकूफ़ लोग, वो ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी नहीं थे। तो उन्होंने कामचोरी दिखाई, उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने सोचा देखो, भारत को गुलाम तो बना ही लिया है, अब हम क्या करते हैं कि भारत के अंदर जो कोर्ट होती है ना, कोर्ट, उनसे क्या लिखते हैं कि एक अधिकार का एक दावा ले लेते हैं, मतलब मोनोपोली ले लेते हैं, एक अधिकार का अधिकार ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि अब से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर ही जो है वो व्यापार कर सकती है, किसका, कपास का, भारत के अंदर। अब इससे क्या हुआ, इससे जो भारत के व्यापारी थे ना, जो भारत के व्यापारी थे, जो कपास वगैरह दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, उनका काम हो गया ठप। ठीक है, और अब वो कहाँ कहाँ काम करते थे, गुजरात में, हुगली में, और एक मसौलीपट्टनम में, तो इनका ये काम हो गया इस वाले एरिया में बंद। और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, और इन्होंने मुंबई के अंदर और कोलकाता के अंदर अपना जो व्यापार का बिजनेस है, आप कह सकते हो ट्रेड का, वो शुरू कर दिया। मतलब पहले जो एक कह सकते हो बंदरगाह होते थे जहाँ से व्यापार होता था, वो हमारा सूरत, मसौलीपट्टनम और हुगली था। बट अब ब्रिटिशर के आने के बाद वो हमारा कौन सा रह गया, कोलकाता और मुंबई रह गया। चलो, यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। चलो सर, मतलब इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उनका तो घाटा हुआ है ना, उनको तो ब्रिटिशर ने लटका दिया। चलो, बट अब ये बता दो कि सर इंडिया के जो बुनकर थे उनका क्या था। मैं बता दूं, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी ब्रिटिशर ने। कैसे, वो समझाता हूँ मैं। देखो, जब ब्रिटिशर इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि जी इंडिया के अंदर जो है वो कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा जो है वो खरीदना चाहते थे हमारे भारत के लोगों से।
भारत के जो बुनकर हुआ करते थे उनसे। बुनकर बेसिकली वो होते हैं जो धागे से कपड़ा बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को जिसका नाम था गुमास्तास, इसका नाम है ना हिंदी में कुछ और लिखा हुआ होगा, गुमाश्ता लिखा हुआ है इसमें। तो एक पर्सन हुआ करता था गुमास्ता, या जिसको इंग्लिश में गुमास्तास कहते हैं। ब्रिटिशर ने उस बंदे को खड़ा कर दिया और उसे बोला कि आप जाओ हमारे बुनकरों के पास, उनसे बोलो कि ब्रिटिशर ने आपको भेजा है, गुमास्तास को भेजा है, और गुमास्ता जाके ये बोलता था किसानों के पास जाके, सॉरी बुनकरों के पास जाके, कि मैं आपको लोन दूंगा, मैं आपको ऋण दूंगा, लोन देने के लिए रेडी हूं, मैं आपको पैसे दूंगा, बट एक शर्त है, और पहले पैसे दे दूंगा, एडवांस में दे दूंगा पेमेंट, बट एक शर्त है कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो या जो भी आप बनाओ, कपड़ा वगैरह बनाओ ना, वो सिर्फ ब्रिटिशर को ही दोगे, गुमास्तास को ही दोगे, और किसी को नहीं बेचोगे। अब है ना, एडवांस पेमेंट की बात सुनते ही हमारे बुनकर के दिमाग कान हो गए खड़े, कहते जी एडवांस पेमेंट दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़े से हमारे जो बुनकर थे उनके पास खुद के खेत भी थे, तो उन्हें लगा वहाँ से भी पैसा आएगा, और ये बुनकर वगैरह जो है, ये जो हमारे गुमास्तास है वो भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे बुनकर भी रेडी हो गए कि जी हम तो खरीदेंगे, मतलब हम तो बनाएंगे, हम तो ब्रिटिशर के लिए बनाएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, जब काम करना उन्होंने ब्रिटिशर के लिए शुरू किया, गुमास्तास के लिए शुरू किया, तब उनको असली गेम समझ आई। उनको फिर पता चला कि यार ब्रिटिशर तो बड़े गंदे लोग हैं। क्यों? क्योंकि गुमास्ता जो था ना, वो ब्रिटिश का नौकर था, वो उसको कोई फर्क, वो है ना, देखो हमारे भारत पहले क्या होता था, जब गुमास्तास नहीं थे तो हमारे भारत के व्यापारी होते थे, वो जाते थे कभी कभी बुनकरों के पास, कभी बुनकर से लेट हो जाता था उन्हें माफ़ कर देते थे, कहते थे यार जल्दी कर दो, प्यार से बात करते थे, ये सारी की सारी चीज़ होती थी। बट गुमास्तास को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जाके बोला कि भाई बात ऐसी है, बना के दो मेरे को, और नहीं बना सकते तो फिर जूते खाओ। तो मतलब जो हमारे मतलब जो गुमास्तास थे, उन्होंने क्या करा, हमारे भारत के बुनकरों को मारना शुरू कर दिया, अगर वो काम ढंग से नहीं करते थे तो, ठीक है। अगर वो अपना कंसाइनमेंट जो है, अगर उन्हें बोला है कि 10,000 कपड़े बनाने, नहीं बना पाते तो उनको मारा पीटा जाता था। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे बुनकरों ने तो काम ही करना छोड़ दिया, अपना गाँव का गाँव उन्होंने छोड़ दिया, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, ठीक है, और अपना वहीं छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही में जो लोग, और कुछ ने तो लोन लेने से ही मना कर दिया। फिर मतलब एक बार पिटने के बाद उनको लगा कि यार ये तो ब्रिटिशर तो बड़े गंदे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ, हमें लोन चाहिए ही नहीं, आपका एडवांस पेमेंट कुछ नहीं चाहिए। और कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही अपना जो बुनकर का काम ही छोड़कर किसानी में लग गए। तो मतलब ये वाली हालत ब्रिटिशर ने ख़राब कर दी थी। अब पंगा एक और कर दिया ब्रिटिशर ने, क्या, ब्रिटिशर को दिखने लग, अब है ना धीरे धीरे ना ब्रिटिश का भी कपड़ा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का होने लग गया था। आपको पता है ना, इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री में कपड़ा इसलिए भेजता था क्योंकि इंडिया की कपास बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी, ठीक है। बट अब है ना ब्रिटेन में भी मशीनें आने लगी और ब्रिटेन का भी जो कपड़ा है वो बढ़िया क्वालिटी का बनने लगा। ये है ना, मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, नोट्स आपके लिए उसके बाद पढ़ोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन का भी कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का बनने लगा। अब है ना, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, जो कपड़े का व्यापार करते थे ब्रिटेन के अंदर, उनको गुस्सा आने लगा। अब आप बोलोगे गुस्सा क्यों आने लगा? क्योंकि भारत से जो कपड़ा जाता था ना, तो वो होता था सस्ता, ठीक है, और ब्रिटेन का कपड़ा होता था उतना ही, जैसे मान लो 10 रुपए का भारत का कपड़ा और 10 रुपए का ब्रिटेन का कपड़ा, जो ब्रिटेन के व्यापारी बनाते थे। तो अब होता क्या था, ज़्यादातर लोग देखते थे यार ये भारत का कपड़ा तो बढ़िया क्वालिटी का है, तो भारत के कपड़ों को खरीदते थे, तो इससे ब्रिटेन के व्यापारी को नुकसान होता था। तो उन्होंने ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बताई, अपने ब्रिटेन की सरकार को बताई, और बोला कि इस पर टैक्स बढ़ा दो। तो अभी है ना, टैक्स बढ़ा के 10 रुपये का जो प्रोडक्ट भारत से आता था ना, वो 20 रुपये का हो गया। अब यहाँ पर कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं। इससे भारत के जो व्यापारी थे, या मैं कहूँ भारत के जो बुनकर थे, उनको घाटा हुआ। यहाँ से हमारे बुनकर की हालत ख़राब। अब और हालत ख़राब कब हो गई, जब ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत में जो वायसराय थे उस टाइम, ब्रिटिश जो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको लेटर लिखा और बोला कि है ना, हम आपको कपड़ा भेज रहे हैं, अब आप वो कपड़ा भारत में बेचो। और आपको पता ही है मशीन से बना हुआ जो कपड़ा होता था ब्रिटेन के अंदर, वो बहुत सस्ता होता था। अब वो जाने लगा कहाँ पर, हमारे भारत के अंदर। जब भारत के अंदर जाने लगा तो भारत के लोग ने देखा ये ब्रिटेन का कपड़ा है 5 रुपये का, ये भारत के बुनकरों का कपड़ा 10 रुपये का, तो वो ब्रिटेन का कपड़ा खरीदने लग गए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, थोड़े हमारे भारत के लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो उन्होंने ब्रिटेन का कपड़ा शुरू कर दिया, और इसी की वजह से हमारे बुनकर यहाँ से भी गए। मतलब बुनकरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा जी, एक और पॉइंट है जिससे हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और ज़्यादा ख़राब क्या हो गई, बात ऐसी थी कि जो हमारे ब्रिटिशर थे ना, वो है ना भारत से तो रुई मंगवाते थे, कच्ची रुई है ना, ब्रिटिश के लोग भारत से भी मंगवाते थे, इंडिया से भी मंगवाते थे, बट ज़्यादातर रुई वो मंगाते थे अमेरिका से। कहाँ से मंगवाते थे? अमेरिका से। बट हुआ क्या, 1860 के दशक में ना अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया,
ठीक है। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध बेसिकली देश के अंदर ही लड़ाई हो गई थी मूल निवासी के बीच में। ये आपके बुक के अंदर नहीं दे रखा है, इसलिए मैं डीप में नहीं बता रहा ये। पर 1860 के या 70 के दशक में जो है वो अमेरिका के अंदर लड़ाई छिड़ गई थी, जिससे अमेरिका अपना जो कॉटन है, कपास है, वो ब्रिटेन भेज नहीं पा रहा था। ब्रिटेन ने बोला भाई कपास तो अपने को चाहिए। तो उन्होंने देखा अमेरिका के अलावा और कौन भेजता है, उन्होंने बोला जी इंडिया भेजता है। तो इंडिया से बोला आप ज़्यादा से ज़्यादा कपास भेजो। अब ज़्यादा से ज़्यादा कपास जब ब्रिटेन जाने लगा ना, तो इंडिया के जो बुनकर थे ना, उनको रुई ही नहीं मिली कपड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से साफ सफाया होने लग गया हमारे भारत के बुनकरों का। ठीक है जी, ये था। अब इसको एक बार रीड करना शुरू कर देते हैं, एक ही बार में पूरा का पूरा अब आपको पार्ट समझ आ जाएगा। चलो जी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं कि आपको पता है कि हम जो है वो ब्रिटिश के उपनिवेश थे, ब्रिटिश के गुलाम थे। भारतीय वस्त्रों का युग, अब उसका देखते हैं। मशीनी उद्योग के युग से पहले भारत का रेशम और सूती सामान के वस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्चस्व था। आपको पता है, मतलब महंगी बातचीत थी, हमारा कपड़ा बहुत बढ़िया होता था। कई देशों में मोटा कपास वगैरह का उत्पादन होता था, बट हमारे जो कपास है भारत का, वो हमसे ही लेके जाते थे, क्योंकि हमारा महीन किस्म का होता था, बढ़िया किस्म का होता था। आर्मेनियाई, फारसी जो हैं, जो व्यापारी है, वो पंजाब से आते थे, पंजाब आते थे और अपना कपड़ा वगैरह लेके खरीद के लेके अपने देशों में जाते थे। ज़्यादातर जो व्यापारी है हमारे भारत के, जो मर्चेंट है भारत के, जो व्यापारी है, वो गुजरात से, सूरत के अंदर, और मैंने आपको क्या बताया था, कोरोमंडल कोस्ट में मसौलीपट्टनम है ना, यहाँ पर कोरोमंडल मसौलीपट्टनम। और दूसरा क्या था हमारा, तीसरा हुगली रिवर, बंगाल के अंदर हुगली जो बंदरगाह था, वहाँ से व्यापार वगैरह चलता था। और वो कौन कंट्रोल करता था, हमारे भारत के व्यापारी। बट धीरे धीरे भारत के व्यापारी का नेटवर्क टूट गया। कैसे टूट गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि अब है ना, जो व्यापार है उसका एक अधिकार होगा और सिर्फ ब्रिटिश की कंपनियां ही व्यापार वगैरह कर सकती है कपड़ों का। इसलिए भारत के व्यापारी का काम छिन गया, और जो पहले सूरत, हुगली और मसौलीपट्टनम से बंदरगाह से व्यापार होता था, वो ख़त्म हो गया, और मुंबई से और कोलकाता से होने लगा ज़्यादातर व्यापार। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रबंधन के नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित कर, अच्छा ऐसा उन्होंने क्यों किया था, एक अधिकार क्यों लगाया था, ताकि प्रतिस्पर्धा को खत्म किया जा सके, कंपटीशन को खत्म किया जा सके, लागतों को नियंत्रित किया जा सके, और कपास और रेशम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में भेजा जा सके। ठीक है जी। चलो अब इसको आगे हम देखेंगे, बट सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। 10,000 बच्चे वहाँ पर पहले से ही एडेड हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक होते हैं, और नोट्स की पीडीएफ भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। एमसीक्यू वगैरह पूछने होते हैं तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी नोट्स वगैरह की डायरेक्ट पीडीएफ, बिल्कुल डायरेक्ट पीडीएफ, कोई कोर्स परचेज करना नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई कोर्स सेल नहीं है ना, कोई भी पैकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है। गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिख दोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मेन पॉइंट स्टडी की हमारी वेबसाइट है और नोट्स एकदम फ्री है। ठीक है। मैं चाहता इस पर प्राइस टैग लगा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे की, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो नोट्स ले और अच्छे से पढ़े और फुल मार्क्स लेकर आए। मेन मोटिव यही है। ठीक है। तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ, बिल्कुल दिल को शांति मिल जाएगी अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। और यही मेरी सबसे बड़ी कोर्स की फीस है, यही समझ लो। आप जिस दिन अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और फोटो सेंड करोगे कि सर ये मेरी रिजल्ट की कॉपी है, मेरे आपका पार्टिसिपेशन में 0.001% है, यही है बस सर, तो वो जो शांति मिलेगी ना मेरे को, वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है। तो आप वो करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। और फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो मैंने पेटीएम वगैरह का ऑप्शन दे रखा है वेबसाइट पे, कंट्रीब्यूटर्स पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो और देखो कितना छोटा अमाउंट है, कितना बड़ा अमाउंट है, ये मैटर नहीं करता, अमाउंट ही मैटर नहीं करता, आपको ये बात पता है, नहीं तो मैं फ्री में क्यों देता, है ना। बट जब आप सपोर्ट करते हो ना, तब मेरे को लगता है कि हाँ यार, जब बच्चा इतना कर रहा है मेरे लिए, तो मेरे को 10,000% देना चाहिए अपना। ठीक है। तो एक मोटिवेशन बनाए रखता है मेरी। ओके। और बाकी अगर आप वैसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऐड वगैरह मिलेगी, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है। ये हमारा चैनल है, और मेरी फ़ीस जो है आपको पता ही है क्या है, अगर नहीं पता तो जान लो। मेरे चैनल पे या हमारी फ़ीस जो है, मेन पॉइंट स्टडी की फ़ीस यही है कि आप एक बढ़िया सा लाइक ठोको, एक बढ़िया सा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये बेल आइकन दबाओ। यही फ़ीस है हमारी, और फीस भरना मत भूलना, और डिले ना हो, बस आज ही भर दो। ठीक है। चलो अब हमारे दूसरे अलग अलग चैनल है, भरत कुमार खोरवा, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मेन पॉइंट गेमिंग का, ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों का, इसका नेम अब चेंज हो गया, मेन पॉइंट स्टडी हो गया है, स्टडी मेन पॉइंट जॉब्स हो गया इसका। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वो चैनल है, 21,200 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर है,
और यहाँ पर देखो मैं यही बताता हूँ, आप देखोगे कि आप यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट पे ऐड कैसे रन कर सकते हो, ठीक है, विदाउट फेस आप कैसे यूट्यूब चैनल बना सकते हो, ये सारी की सारी मैंने अपनी भी यूट्यूब अर्निंग वगैरह दिखाई है आपको, थोड़ी मोटिवेशन आए ताकि आपको, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा उठाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेन पॉइंट स्टडी पे आ रहा है, वो मेन पॉइंट टेक का फ़ायदा उठाए और अर्न करे। बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप भी करो, ठीक है। और अगर किसी को ये लगता है कि अभी हमारी एज छोटी है, हम तो अर्न नहीं कर पाएंगे, तो ये मत बोलो, ठीक है। आपसे छोटी एज के बच्चे मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये मत सोचो आप, ठीक है, आप भी अच्छा अर्न कर सकते हो। चलो, और मैं चाहता हूँ कि 12th ख़त्म होने से पहले हर बच्चा कम से कम $100 यूट्यूब से अर्न करे ही करे, कैसे भी करो, वो नहीं पता मेरे को, बट करना है आपको, ऑनलाइन अर्न करना ही करना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि अच्छा, बेसिकली जो ब्रिटिशर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिशर है उन्होंने भारत पर बेसिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, व्यापार जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया था मैंने आपको बता ही दिया। पहले तो उन्होंने क्या किया था कि भारत में जो एक तरह से जो दलाल होते हैं, दलाल मीडिएटर होते हैं बेसिकली, जिसको हम गुमाश्ता कहते हैं, गुमाश्ता नामक एक वेतनभोगी बंदे को नियुक्त कर दिया। वो क्या करता था, बुनकरों को क्या देता था, लोन वगैरह देता था, और बोलता था कि कच्चा माल के लिए पैसे वगैरह देता था, ऋण वगैरह, लोन वगैरह देता था, और उनको बोलता था कंडीशन यही है कि आपको कपड़ा बना के सिर्फ हमको ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, लोन वो एडवांस में देता था, एडवांस में पेमेंट करता था, तो इसके लिए बहुत सारे जो हमारे बुनकर थे वो एग्री हो गए, और बुनकरों के पास छोटी छोटी ज़मीन थी, तो उन्हें लगा कि जी बुनाई के साथ खेती भी हो जाएगी हमें, और हमें तो ये पहले से ही एडवांस पेमेंट कर रहा है। बट जो गुमाश्ते थे या गुमास्ता जिसको बोल सकते हो, वो क्या थे, वो हमारे भारी लोग थे, और उनका कोई संबंध नहीं था, घमंड में चूर थे, वो सिपाहियों को लेकर आते थे, मार पिटाई करते थे बुनकरों के साथ, और इस वजह से बुनकरों को थोड़ा गुस्सा भी आता था। बंगाल में और हमारे कर्नाटका के अंदर तो जो हमारे बुनकर थे ना, उनको बहुत परेशानी आती थी, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे जो बुनकर थे उन्होंने तो लोन लेने से मना कर दिया। एक बार के बाद जब उनको लगा कि यार ये तो मार पिटाई करते हैं, तो गलत करते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने लोन लेना ही मना कर दिया। उन्होंने बोला हमें लोन नहीं चाहिए, और अब वो कृषि करने लग गए, ठीक है जी। और साथ ही में 19वीं सदी के आते आते कपास बुनकरों ने नई समस्या का सामना किया। अब कौन सी नई समस्या, ये समस्या भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक पर्सन थे, ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, मैं समस्या ही बताने वाला हूँ, हमारे बुनकर और कौन सी समस्या फेस कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मैनचेस्टर का आना, इसी में है वो टॉपिक, कौन सी समस्या है, नहीं वो इसी के अंदर है। एक पर्सन थे 1772 के अंदर, ब्रिटिश कंपनी के एक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसका नाम था हेनरी पाटलू। उन्होंने ये बोला था कि भारतीय वस्त्र की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी अन्य देश समान गुणवत्ता का समान उत्पादन ही नहीं करता। इंडिया के अंदर से जो वस्त्रों की जो मांग है ना, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया का कपड़ा इतना बढ़िया क्वालिटी का है ना। तो इसलिए ब्रिटिशर ने भी सोचा कि यार हमें है ना बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली भारत जो है ना, वो पहले 33%, 11-12 में 33% जो है वो कपास जो है वो दूसरे देशों में भेजता था, ठीक है। हिस्सा जो है ये कुल होगा, वो फुल लिखा है, कुल होगा, डोंट वरी मैं सही कर दूंगा, इसको याद रखना, कुल निर्यात, क्योंकि मैंने टाइप किया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो ना आप। तो 1811 और 12 में सूती माल का जो कुल निर्यात है ना, वो 33% था, जो कि 1850 में सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया। यानी भारत जो है दूसरे देशों में 1811-12 में 33% से ज़्यादा कपास बेचता था, जो कि अब सिर्फ 3% रह गया था 50 में। ये उन्होंने कैसे किया ब्रिटिशर ने, ये आपको पता है ना कैसे। उन्होंने बेसिकली हमारे पूरा का पूरा व्यापार ख़त्म कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि अब भारत के अंदर जो है सिर्फ ब्रिटिश का कपड़ा बिकेगा, और ये बोल दिया कि इंडिया से जो कपड़ा आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा, है ना। वही देखो। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन किस वे में आएंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक वाइज कराए हैं आपको, है ना, तो डोंट वरी, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे ना, वो तो सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे हमारे सीबीएसई या अलग अलग स्टेट बोर्ड के, और वो आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, 100% श्योरिटी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखे ना, सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बट क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आता है। तो वो वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एमसीक्यू का भी इस चैप्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो,
तो अब उन्होंने ऐसा कैसे किया, 33% जो हम दूसरी कंट्री में भेजते थे सूती माल, वो एकदम से 3% जो ब्रिटिशर है उन्होंने कैसे कर दिया, इंग्लैंड के लोगों ने कैसे कर दिया, या इंग्लैंड की सरकार ने कैसे कर दिया। तो जैसे इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, औद्योगिक समूह द्वारा दूसरे देशों से आयात के बारे में चिंता होने लगी। अब ब्रिटिश के कपड़े भी महंगी बातचीत वाले बनने लग गए थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपनी सरकार से बोला कि जो भारत से सूती वस्त्र आ रहे हैं ना, उस पर आप शुल्क लगा दो, शुल्क यानी टैक्स लगा दो। तो इससे क्या होगा, भारत से कोई 10 रुपये का कपड़ा आ रहा है तो वो 20 रुपये का हो जाएगा। इससे भारत का कपड़ा कोई खरीदने का नहीं और ब्रिटिश के कपड़े खरीदेगा। तो ये चीज़ उन्होंने करी। इसी समय उद्योगपति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बाजारों में ब्रिटिश उत्पादकों को बेचने के लिए राजी करवाया या राजी किया। उन्होंने ये तो करा ही करा, उन्होंने ये भी बोला कि हमारे कपड़े आप भारत में ले जाके बेचो, ये भी करा उन्होंने। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में सूती कपड़े के सामान का वस्तुतः कोई आयात नहीं हुआ था, लेकिन 1850 तक भारतीय आयात के मूल्य में 31% से अधिक कपास के टुकड़े माल का गठन किया गया और 1870 के दशक में वो 50, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या। भारत से जो रुई आती थी ना, रुई, कच्ची रुई, वो आती थी 31% 1850 में, जो कि 1870 में 50% हो गई। मतलब आप देखो, कच्ची रुई मंगवा रहे थे, वो कपड़ा नहीं, कच्ची रुई मंगवा रहे थे और वहां से कपड़ा बना के भारत भेज रहे थे। ठीक है, तो इससे बेसिकली नुकसान हो रहा था हमको। ठीक है, चलो। और भारत के क्या कौन दोनों समस्या फेस करनी पड़ रही थी ब्रिटिशर को, हमारे व्यापारियों बुनकरों को। क्या क्या, पहली बात तो यह है कि हमारी भारत की मार्केट जो है, मतलब भारत जो है पहले इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर इंग्लैंड में ही पड़ता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो भारत का जो कपड़ा था वो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में जाता था। अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया, 10 का 20% कर दिया। और इससे क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर लोग हैं उन्होंने सोचा यार इतना महंगा कौन खरीदेगा, ब्रिटिश के ही खरीदेंगे। तो यहाँ नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हो गया कि भारत के अंदर भी नहीं बेच पा रहे थे वो, क्योंकि भारत के अंदर ब्रिटिश के मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े आ रहे थे और उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो अगर इंडिया में 10 रुपये की हमारे बुनकर 10 रुपये का बनाते थे, तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो यहाँ पर ब्रिटेन की मशीनों से बने हुए कपड़े 8 रुपये में बेचती थी। तो हमारे बुनकरों ने 8 रुपये की खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, 1860 के दशक में बुनकरों ने एक नई समस्या का सामना भी किया, और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमेरिका में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण क्या था, जो ब्रिटेन से आता था ज़्यादातर जो कपड़ा है, कपास जो है वो ब्रिटेन से आता था, अमेरिका से आता था। अब वो बंद हो गया। उसके बाद क्या किया, ब्रिटेन ने भारत की तरफ रुख किया और भारत से क्या किया, कच्चा कपास इंपोर्ट करवाना शुरू किया। और इससे क्या हुआ, भारतीय बुनकरों को भी जो कपास है वो मिलना बहुत कठिन हो गया, और मिलते भी था तो बहुत महंगा मिलता था, इसलिए वो खरीदते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने बेसिकली काम ही छोड़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मतलब बहुत बुरी समस्या का सामना करना पड़ रहा था हमारे सूती कपड़ा उद्योग के बुनकरों को। ठीक है, अभी भी मेरे को पता है कि आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी कि सर इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि कहानी तो समझ आ गई होगी आपको कि भारतीय व्यापारियों को या भारतीय जो बुनकर उनको क्या क्या समस्या आई। बट इसको जब हम क्वेश्चन आंसर वे में करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इसका भी एक पार्ट और रहता है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो पूरा चैप्टर ही है तो चैप्टर तो करना ही है, तो ये लास्ट पार्ट करके हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो देखना बिल्कुल मत भूलना बच्चे। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपके एग्जाम में 1 महीना है ना, तो आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करना, या रिवीजन जब आप करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करना बच्चे प्लीज़, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। एग्जाम में दिक्कत ये नहीं आती कि बच्चों को आता नहीं है, एग्जाम में ये दिक्कत आती है क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, आंसर कैसे करना है यही समझ नहीं आता। इसलिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, चलो आई होप ये थर्ड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। लास्ट पार्ट जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वेबसाइट पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।